आप अगर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप कम एज से स्टार्ट करिए। दो बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, एक तो आपका सिलेबस और दूसरा आपकी लास्ट 5-10 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर। एनसीईआरटी बेसिकली एक बैलेंस में पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वेरी हाई चांसेस कि मैं डिप्टी कलेक्टर के अलावा और किसी पोस्ट पे जाता नहीं हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द टॉपर्स टॉक सीरीज ऑफ दृष्टि आईएएस। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपीपीएससी 2021 रैंक होल्डर नंबर 1 श्री अतुल कुमार सिंह। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि गौरव सर, जो कि एकेडमिक हेड हैं प्रयागराज ब्रांच पे, वो बुके प्रेजेंट करें और सर का स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर। Congratulations first of all sir for getting this rank. Thank you very much ma'am. And first question जो मेरा है वो रिलेटेड है बैकग्राउंड से, बिकॉज कभी भी टॉपर्स की लिस्ट आती है तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी बैकग्राउंड पे ही जाती है। तो आप अपना प्लीज़ बैकग्राउंड बताएं स्टूडेंट्स को और हमें। जी बेसिकली मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। हम लोग अराउंड 30 odd years से इलाहाबाद में सेटल्ड हैं और पिताजी विकास भवन में इलाहाबाद में इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर थे। और स्कूलिंग मेरी जेआईसी इलाहाबाद से हुई है। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आईटी खड़गपुर से किया है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। फिर अराउंड 4-5 years मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क किया है। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में था एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन गुड़गांव। और फिर बेसिकली इन सर्च ऑफ अ गुड वर्क प्रोफाइल आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। तो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई फॉर यूपीएससी। तो फिर वही यूपीएससी के मेरे अटेम्प्ट्स थे। आई एम अ लेट स्टार्टर, तो थोड़ा सा लेट में मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल दोज थिंग्स। तो फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 2 मार्क्स से नहीं हुआ था मेरा 2017। फिर ये था कि आइदर आई गो बैक टू प्राइवेट सेक्टर और आई गो फॉर स्टेट सर्विस। तो फिर वही मैंने 2019 में मेरा यूपीपीसीएस में वीडियो के पद पे चयन हुआ था। उसी साल उसी एग्ज़ाम से बेसिकली मेंस अलग होता है। असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट में भी मेरा प्रथम स्थान पे चयन हुआ। इस बार 2021 में मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पे प्रथम स्थान पे चयन। जी, तो सबसे पहले आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपने अपना सर्विस जो प्रोवाइड किया, बेटर जॉब प्रोफाइल आपको चाहिए थी, तो क्या आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, उसी वजह से आपने सेलेक्ट किया यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए? फिर इनफैक्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि वहाँ पे यूपीएससी के इंटरव्यू में भी एक बार पूछा गया था, तो फिर मैंने कैंडिडली बोल दिया था मैम आई वांटेड अ वर्क प्रोफाइल सो दैट आई कांट वेट फॉर मंडेज टू कम। तो वो इंस्टेंटली वो आ गया, तो शी टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो आई थिंक या दैट वाज द मेन। So my first question is, which is asked by many students. First, you have answered why did you choose civil services. When did you start your preparation? If we go back to an year, अगर आपको एक साल बताना चाहें तो आप कौन सा साल बताएंगे? बेसिकली अराउंड 2015 तक मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था। फिर उसके बाद फिर इट वाज गेटिंग टफ टू मैनेज बोथ वर्क एंड आई वाज वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस इन गुड़गांव। तो फिर वो I was basically trying to cope up with the preparation along with the job. So it was getting tough. So around 2015, yes, I quit my job and started preparing. Started preparing. Very nice. Sir, first of all, tell me your optional. आपका optional क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स रहा है। और जीएस की प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट की और साथ ही साथ आपने ऑप्शनल कैसे मैनेज किया? ऑनेस्टली मेरा बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड है और मुझे लगता है कि मेरा जीएस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू माय ऑप्शनल। और जीएस बेसिकली फैक्चुअल चीज़ें मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा उसको मेमोराइज़ करने में जी। और इशू ये होता है कि आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या यूपीपीसीएस का हो, उसमें फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ कोर फैक्ट्स तो आपको 100% पता ही होनी चाहिए टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम। तो वो एक बड़ा मतलब ऑब्स्टिकल था। बट आई अडॉप्टेड स्ट्रैटेजी जहाँ पे ये था कि जो कोर बुक्स हैं उनको लिमिटेड करना है और उसी के नंबर ऑफ रिविजन्स और नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाना है। तो दैट हेल्प मी सेल थ्रू प्रीलिम्स। सो व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज़? जो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि पहले हम पूरा जीएस कंप्लीट करेंगे देन हम टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की ज्वाइन करेंगे, या पहले हम ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे फिर उसकी मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। तो कैसे करनी चाहिए हमें टेस्ट सीरीज़ का सिलेक्शन?
देखिए, एक तो ये है कि क्वेश्चन पेपर आपको हमेशा पहले देखते रहना चाहिए, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। दो मतलब बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, एक तो आपका सिलेबस और दूसरा आपके लास्ट 5-10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आपको देखते ज़रूर रहना चाहिए, और कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को आप देखते रहिए। कोई भी क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऑथेंटिक हो, जिसने कि सही सोल्यूशन दे रखे हो, वो यूपीएससी का हो या यूपीपीएससी का हो। तो उनके क्वेश्चन पेपर्स आपको देखते रहने चाहिए, और क्या क्वेश्चन पेपर आए हैं उनसे आपको किस डायरेक्शन में कितना ज़्यादा जाना है वो आपको होना चाहिए। सिलेबस आप जैसे अब लक्ष्मीकांत जैसी बुक है, तो वो एक या दो इटरेशन नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 इटरेशन उसके होने चाहिए। उसके बाद मतलब 3 इटरेशंस वो हो जाएंगे आपको, मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक भी है। और मतलब मुझे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आया था, बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो कि यूपीएससी के लिए है। तो वो बुक आप जो है 3 इटरेशन करने के बाद फिर आप टेस्ट लगाएं, फिर मुझे लगता है कि फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। सेम गोज़ फॉर अदर सोर्सेज, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है या तो एक मतलब एटलीस्ट बेसिक आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर आप उसके बाद टेस्ट पे जाएं, वो मुझे लगता है ज़्यादा होगा। rather देन कि आपने 2 चैप्टर पढ़े और टेस्ट करने चले गए, तो फिर हो सकता है कि आपका नेगेटिव मार्क्स चले जाएं, या फिर आप आंसर राइटिंग पे अगर जा रहे हैं तो फिर आप बहुत ही एब्सर्ड आंसर लिखेंगे। तो एक जिसे कहते हैं कि एक बेसिक फाउंडेशन इतनी आपकी कंटेंट हो जाए, उसके बाद फिर आप टेस्ट पे जाएं। ओके, ऑप्शनल क्योंकि मैथमेटिक्स रहा है, जी। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ये ऑप्ट करते हैं, और आप आईआईटी से भी रहे हैं, तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ने कैसे आपको हेल्प की, प्लस मैथ्स के लिए आपने कैसे प्रैक्टिस किया एज एन ऑप्शनल? बेसिकली मैथ्स ऑप्शनल की वजह से ही मैंने प्रिपरेशन इनफैक्ट स्टार्ट की थी। तो एज आई सेड कि मेरा मतलब जॉब प्रोफाइल थोड़ा मोनोटोनस था। मुझे मैथ्स, मुझे लगा कि उसका सिलेबस थोड़ा सा देखा, तो उससे मुझे सिविल सर्विसेज के लिए वो मतलब कह सकते हैं किक मिली कि ये ऑप्शन मुझे पढ़ने को मिलेगा। राइट। तो दैट वाज द रीज़न। अब दिस अ डिफरेंट थिंग कि जीएस और वो ऑप्शनल के साथ उतना बैलेंस यूपीएससी के टाइम पे मेरा इतना अच्छा बन नहीं पाया, तो रिजल्ट कुड हैव बीन मच बेटर। बट ऑप्शनल बेसिकली मेरा बैकग्राउंड के टर्म्स में बोलें तो फर्स्ट ईयर में सारे मतलब इंजीनियर्स, वो मैथ्स के जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, तो मेरा भी था। फर्स्ट पेपर में मैथ्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और लीनियर अलजेब्रा के भी कुछ मैट्रिक्स वगैरह कुछ टॉपिक्स होते हैं जो फेमिलियरिटी थी। लेकिन अब यूपीएससी की डिमांड थोड़ा ज़्यादा होती है, तो आपको थोड़ा एडवांस में पढ़ना पड़ता है, लेकिन हेल्प डेफिनेटली मिल जाती है। मेरी पूरी प्रिपरेशन ऑप्शनल की सेल्फ स्टडी से ही रही है, और टेस्ट पेपर्स लगाए हैं ढेर सारे। सोर्सेज की बात करते हैं, जी। एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है एज अ सोर्स फॉर स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी, एज वेल एज अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स बताना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, उनकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए। जी, देखिए एनसीईआरटी बेसिकली एक बैलेंस में पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई मे बी रॉन्ग, बट अगर आपका बेस बहुत मतलब जैसे वीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 6 to 12। बट अगर जैसे मैंने जो किया था वो मैं बता देता हूँ। जी। ये आपकी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में जो 11th की एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी करके, वो बुक मतलब बहुत ही सैलो तरीके से लिखी गई है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें बड़े बड़े टर्म्स दिए हुए हैं, मिलांकोविक ऑसिलेशंस एंड ऑल, लेकिन उतना अच्छा एक्सप्लेन किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी देख के मैं बहुत परेशान हो जाता था कि लोग एनसीईआरटी पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं और मुझे तो इससे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एनसीईआरटी आप देखेंगे, लेकिन स्मार्टली आपको देखना है। अगर हिस्ट्री में अगर बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जो है वो आपका बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी है, पुरानी वाली जो 11th क्लास की पुरानी एनसीईआरटीज़ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो आपको अच्छे से वो स्पेक्ट्रम की बुक से कवर हो जा रहा है। तो अगर आपके पास जैसे 1-1.5 साल का ही टारगेट आप जनरली रखना चाहेंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी करने के चक्कर में आपने 6 महीने बिता दिए, वो भी उचित नहीं है। एक बेसिक वो रखिए। और एनसीईआरटीज़ आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा मुझे लगता है अगर आप 9th-10th की साइंस वाली देखना चाहें तो देख सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत खुद ही इतनी बेसिक से एडवांस लेवल तक लिखी गई है कि बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत है नहीं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके एक बुक होती है जो कि आईआर का बेसिक बनाने में हेल्प कर सकती है, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो। अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगा कि इतना थोड़ा बहुत एनसीईआरटीज़ देख करके जो सोर्सेज हैं उसमें वो काफ़ी कुछ एनसीईआरटी को अपने आप में समाहित करते हैं। स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि टाइम टेबल फॉलो करना कितना ज़रूरी है, और क्या आपने कोई टाइम टेबल फॉलो किया था कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? देखिए, टाइम टेबल में थोड़ा सा बनना मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद है, लेकिन ये है कि एक सब्जेक्ट में, जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट या हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करते हैं। मेरा ये रहता है कि जैसे अभी मैं मैथ्स में कोई टॉपिक कर रहा हूँ, तो मैं 2-3 दिन 4 दिन जितना दिन ये होता था उसको मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता था कि हफ्ते भर से ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद फिर वो टॉपिक मोनोटोनस हो जाता है। फिर आप 3-4 दिन का टारगेट रखिए, उसमें कुछ कंप्लीट कर लीजिए, तो क्या होगा कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और फिर वो रहेगा दिमाग में। मुझे लगता है आप स्विच ओवर क्विकली करेंगे तो थोड़ा सा इसमें पढ़ें, थोड़ा सा उसमें। अब ये बिल्कुल भी पर्सनल है, मैंने जो मुझे सूट
जी किया था, मैं वो बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जी करंट अफेयर्स को कैसे आप टैकल करते हैं जब भी यूपीएससी पढ़ते हैं और यूपीपीएससी पढ़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है करंट अफेयर्स को लेकर, और न्यूज़पेपर्स? देखिए, ये यूपीएससी का तो खैर मेरा उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन मैं फिर जो मैंने अपने मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। मैं हमेशा क्या था कि बहुत ज़्यादा करंट पढ़ के जाता था। फिर मैं जब एग्ज़ाम देने जाता था तो वो क्या करते थे, यूपीएससी के पेपर आप देखिए तो वो सिलेबस का एक जो पॉइंट होता है, पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ से उठा करके वो क्वेश्चन बनाते थे। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो वो वर्ड बाय वर्ड वहाँ से उठा करके बनाते थे। फिर ये मुझे फील होता था कि मुझे जो स्टैटिक पोर्शन जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक उससे बना करके इसलिए करंट की मतलब एक उसको एक सब्सटेंशिएट कर सकता है, स्प्रिंकल आप कर सकते हैं करंट अफेयर से कंटेंट को, लेकिन वो आपका फाउंडेशन नहीं हो सकता है। तो मेरा मतलब एक जो पर्सनल सजेशन है किसी भी कैंडिडेट के लिए वो ये है कि आपके जो है सिलेबस का स्पेशली सेकंड और थर्ड पेपर का टॉपिक जो डायनेमिक है जहाँ पे करंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले जो भी आपके उसमें 20 के अराउंड जो है सब टॉपिक्स हैं, उन सब पे आपका कंटेंट होना चाहिए 1.5 2 3 पेज का, कि आप जो है अच्छे कंटेंट जो है जो एग्जैक्टली कहीं अगर कहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और ये लेजिस्लेचर का सेपरेशन की बात है, सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसका बेसिक क्या है, उसकी क्यों थ्योरी है और अभी कंटेम्प्रेरी 2 3 साल में क्या हुआ है, ये आप कहीं से भी बना लें, वो आपके पास रेडीमेड होना चाहिए। उसके बाद सब्सटेंशिएट आप करिए कि जो भी करंट आप विजन का हो, दृष्टि का हो, जो भी आपको उचित लगे आप उससे उसको सब्सटेंशिएट करिए। बेसिक आपका होना चाहिए कि वर्क आप पहले से करके रखें, फिर आपको ये होगा कि लास्ट के 2 3 महीने में जब वो कंपाइल्ड आता है महीने भर का तो साल भर का, तो आप उसके लिए वेट नहीं करेंगे, आपका मोस्टली 80% कंटेंट रेडी रहेगा, 20% आप करंट अफेयर से सब्सटेंशिएट करके आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। करंट अफेयर्स क्या एक साल का काफ़ी होता है यूपीएससी और पीसीएस दोनों में? ये अगेन फिर वही है कि आपको एक कॉस्ट बेनिफिट देख के चलना, 1 साल का ही आप करिए, 1 साल का करिए। आप करने को हो सकता है कि देखिए अब 2018 का मुझे याद आ रहा है कि कई 3 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि शायद 2 साल पुराने थे। अब आपको ये समझना है कि उन मान लीजिए 40 क्वेश्चन करंट से आए या 50 आए, उसमें से 5 क्वेश्चन भी 3 साल पुराने हैं, तो उसके लिए आप क्या 3 साल का करंट पढ़ना कितना उचित है ये आपको समझना है। पॉइंट ये है कि 1 साल का आप करंट करिए, उसको 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, मतलब ये है कि जितना आप उसको वो कर लेंगे, फिर क्या है कि अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप लिमिटेड सोर्सेज को कई बार पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं विच हेल्प्स यू सॉल्व अननोन क्वेश्चंस जो कि नहीं भी हो शायद हो पाते। तो लिमिटेड सोर्सेज को कई बार रिवाइज करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और न्यूज़पेपर सर आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए न्यूज़पेपर्स मेरे ख्याल से हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये कोई बंधने की ज़रूरत नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आप न्यूज़पेपर से ही करेंगे। वैसे न्यूज़पेपर में एक जो चीज़ है जिसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खाया, मैं वो बता देता हूँ कि बहुत ही डर लगता है शुरू में जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, मैंने भी जब किया हुआ था, तो हिंदू के बड़े बड़े एडिटोरियल और ओपेड में बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं। अब अगर कॉलेजियन सिस्टम पे आर्टिकल आया है तो हिंदू या उसमें 5 6 दिन वही आर्टिकल चल रहा है, आपको क्या करना है कि उसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिए क्या इश्यू है, उस पर आप 5 6 पॉइंट मतलब बहुत है तो 3 4 पेज का एक नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद अलग अलग ऑथर्स उस पर लिखे जा रहे हैं और आप पढ़े जा रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा टाइम वो है। 1 घंटे के अंदर न्यूज़पेपर को फिनिश करिए, हो पाता है तो ठीक है, और धीरे धीरे वो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी एज यू गो इन टू प्रिपरेशन। आपको 2 3 4 महीने में जब आपका जीएस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका समय भी कम हो जाएगा, और वर्स्ट केस में आपको नहीं समझ में आ रहा है न्यूज़पेपर, जैसे कि बहुत लोगों के साथ होता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। जीएस जो बेसिकली क्या होता है, न्यूज़पेपर लिखने वाले हैं वो फैंसी आर्टिकल्स लिखते हैं, वो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, कोई एनआईए का वो रहता है, कोई डिप्लोमेट रहता है, तो उन सब की अंडरस्टैंडिंग जो कि 30 40 साल ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं और हमारा 4 महीने का प्रिपरेशन है, तो वो मैच तो तुरंत नहीं होगा। तो लोग इस पर ये सोचते हैं, घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा जाता था। तो ये दिमाग में आपके नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ हमको नहीं आ रही है, घबराइए नहीं, जितना आपको समझ में आ रहा है करिए। उसके बाद जो मंथली मैगजीन है उससे आप देख लीजिए, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि कहाँ आपको फोकस करना है। हो सकता है आप अकेले न्यूज़पेपर पढ़ने जाएं और आप अननेसेसरी ऐसी चीज़ें पढ़ लें जिसका कॉस्ट बेनिफिट कोई पॉइंट नहीं। और यूपीपीएससी के लिए अगर कोई स्पेसिफिक बुक आप बताना चाहें या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स, वो कैसे हैंडल करें? करंट के लिए अभी तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने किया था वो आप कर सकते हैं। घटना सार की जो एक कंपाइल्ड आती है उसको आप, जैसे वो 100 150 पेज की होती है, उसको आप 5 6 बार, मेरा वही पॉइंट है, एक 80% कंटेंट कवर करने वाली बुक कोई भी उठा लीजिए, कोई मैं व्यक्तिगत उसका वो नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको वो लगे। घटना सार थोड़ी सी पतली थी इसलिए मैंने नाम ले लिया, तो वो आप उसको 5 6 7 बार पढ़ेंगे, वो आपको कम समय में हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा आउटपुट देगा। सेम घटना चक्र के वो 5 6 वॉल्यूम निकालते हैं लास्ट में मेंस के लिए, तो उसमें करंट और वो स्टैटिक कंटेम्प्रेरी जो जीएस के 4 5 पेपर है उन सबको ब्रेक करके वो निकालते हैं।
तो आप उसको पढ़िए, जो टॉपिक जैसे आपने पहले मैंने कंटेंट बताया उसे आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपको 70% चीज़ें तो पहले से आपको पता होगी जो उन्होंने लिखा है। जो एक्स्ट्रा 20-30% है वो 1-2 महीने में आप कर सकते हैं। लिमिटेड सोर्सेज को मल्टीपल रिवीजन, आई थिंक दैट इज द की टू गेट सक्सेस इन लेसर टाइम। रिवीजन स्ट्रैटेजी पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि पहले क्या रिवाइज करें, कौन से सब्जेक्ट्स रिवाइज करें, किन सब्जेक्ट्स को रिवीजन में ज़्यादा महत्व दें। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया था रिवीजन स्ट्रैटेजी? जी देखिए, एक तो ये है कि जीएस का मेरा जीएस मेरा वीक पॉइंट था, तो मैंने जीएस का जैसे बताया था, जैसे पॉलिटी वाला पोर्शन है उसमें, तो उसमें मुझे लक्ष्मीकांत मैंने कई बार पढ़ रखे थे, 8-10 बार, तो वो मुझे सिर्फ ऐसे है कि 2-3 घंटे मुझे देख लेना, वो पोर्शन मेरा रेडी है। तो उसी तरीके से जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा उसने अच्छे से कर रखा, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो उसका पॉलिटी क्लियर है, तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम नहीं देना है, आपको मेन हेडिंग्स आर्टिकल्स याद कर लेने हैं सो दैट यू कैन कोट। तो फॉर एग्जाम्पल CAG पे अगर आर्टिकल है तो आप सब कोई 148 आर्टिकल लिखेगा, आप थोड़ा सा और लिख सकते हैं, एक सर्किल बनाइए, इसमें लिखिए आर्टिकल 148, 149, 150, 151, चारों आर्टिकल आप लिख दीजिए CAG का इंट्रोडक्शन देने के बाद, तो उससे ये लगेगा कि बंदे को बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा पता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो रिवीजन बाकी है, जैसे ये है कि गवर्नेंस वाला पोर्शन है, तो उसमें फिर आपका जो नोट्स मैंने बोला था ना सब टॉपिक्स पे, आप जो है नोट्स उस पर बना लीजिए। नोट्स आपका 3-4 पेज का अगर हर टॉपिक का रहेगा तो पूरे जीएस का पेपर का मिलाकर के मुझे लगता है 70-80 पेज का वो हो जाना चाहिए, या बहुत है तो अगर 100-150 पेज का भी है तो दैट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू रीडिंग द एंटायर थिंग। तो वो आप उसी को 7-8 बार रिवाइज कर लीजिए, वो आपका रिवीजन रहेगा। और दूसरी आपको टेस्ट पेपर लगाने हैं, कोई भी हो जो भी आपको सूटेबल लगे, थोड़ा ऑथेंटिक है, जो थोड़े अच्छे नाम है उनका, आप जैसे मैंने दृष्टि का लिया हुआ था, मतलब दृष्टि का टेस्ट पेपर मैंने उससे सॉल्व किया हुआ था UPPCS में, तो क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आपके पास पूरा टाइम नहीं है कि आप पूरा 20 क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप 4 क्वेश्चन ले लीजिए। 4 क्वेश्चन प्रोपोर्शनली 3 घंटे के हिसाब से कितने 20-25 मिनट में होते हैं, तो वो 4 क्वेश्चन को आप फट से मतलब उसको लिखिए विथ फ्लो डायग्राम चार्ट उन सब के साथ, उसको आंसर करके इस तरह से करके 3-4 दिन में एक टेस्ट पेपर खत्म करिए। लेकिन आप जो है एग्ज़ाम जैसे नज़दीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 से आप 6 करिए, 8 करिए। जब एग्ज़ाम 10-15 दिन रहे तो आप पूरा एक टेस्ट पेपर लगा लीजिए। तो टेस्ट पेपर ढेर सारा लगाइए, जो लिमिटेड कंटेंट है उसको ढेर सारा रिवाइज करिए, ये मेरे ख्याल से। क्या प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ना और मेंस के लिए अलग से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, कि आप होलिस्टिकली प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के? जी देखिए, ऑप्शनल तो ऐसा है कि आप लास्ट के प्री और मेंस के गैप में ख़त्म कर नहीं पाएंगे। मेरा ऑप्शनल मैथ्स था, तो मैथ्स लाइक नीड्स लॉट ऑफ प्रिपरेशन, और मैथ्स में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, मैथ्स में एक्चुअली में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना होता है। तो अगर एक मतलब लास्ट के 1-2 स्टेप्स भी गलत हो जाते हैं तो 0 नंबर मैथ्स में मिलता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स इन साइंस ऑप्शनल, स्पेसिफिकली मैथ। तो ऐसे केस में आपको जो है कम्प्रिहेंसिव और सबको साथ में लेके चलना होगा आपको। तो मोस्टली जो है आपको जैसे आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम और ये सारी चीज़ें, ये आपको एनीवे आपको प्री और मेंस दोनों में काम करेंगे, तो अलग नहीं प्रिपरेशन हो पाएगी। आपने ये सारी चीज़ जैसे मैंने बताया कि जो भी सोर्सेज मैंने बताए वो करने के बाद पूर्वावलोकन जैसे UPPCS के लिए पूर्वावलोकन से आप पूरी रिवाइज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको आप 2-3 राउंड मार लीजिए, वो 5-6 वॉल्यूम्स में होती है, तो आप एटलीस्ट क्या है कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में बायोलॉजी वाला पोर्शन, तो ये जो है इसको आप 2-3 इटरेशन मार लेंगे तो आपका फैक्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे UPPCS के लिए। इसके पहले आपने पढ़ ही रखा है लक्ष्मीकांत और वो सारी चीज़ें, वो वही चीज़ें वो उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से उसमें दिया हुआ है, तो वो मुझे लगता है कि वो रिवीजन की काफ़ी स्ट्रांग स्ट्रैटेजी। नोट मेकिंग पे आपने काफ़ी एम्फेसिस दिया है। जी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं नोट्स कैसे बनाएं, फर्स्ट रीडिंग के बाद बनाएं, सेकंड रीडिंग के बाद बनाएं, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने ज़रूरी है कि नहीं? देखिए, कभी भी नोट्स बनाने की मेरे ख्याल से बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि एटलीस्ट आप मतलब कोई भी टॉपिक है जो आपको लग रहा है, पहले तो ये है कि वो टॉपिक कितना कॉम्प्लेक्स है, उस पर आपकी नोट्स बनाने की मतलब डिपेंड करेगा। कुछ लोग को हर चीज़ पे नोट्स बनाना है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक उस टॉपिक की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, एटलीस्ट आप उसके 2-3 इटरेशन करने के बाद वो एक दिमाग में आता है कि अब मुझे इस टॉपिक का 80% समझ में आ गया, फिर आप नोट्स बनाएंगे तो आप सिर्फ क्रीम पॉइंट्स रखेंगे जो आप एग्जाम में एग्जैक्टली डाल सकते हैं। अदरवाइज आप पहले ही 1-2 रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाएंगे तो आप पूरी बुक उतार लेंगे, अच्छे पॉइंट्स उतारेंगे नहीं, और वो फिर रिवीजन योग्य नोट्स बनेगा नहीं। 3-4 इटरेशंस के बाद ही नोट्स बनाने चाहिए, चाहे जो भी टॉपिक हो। ईजी टॉपिक्स है जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह हैं, ये सारी स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ सकते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, नहीं आप बनाना चाह रहे हैं तो मैंने तो हाईलाइट ही कर लिया। और न्यूज़पेपर एडिटोरियल से नोट? न्यूज़पेपर के लिए देखिए ये भी सब्जेक्टिव ही है, आप पढ़ लीजिए ठीक है, अदरवाइज़ तो मेरा मेन एम्फेसिस था कि करंट अफेयर्स के जो मंथली मैगजीन आते थे उनसे आप जो है वो बेसिकली क्या करते हैं कि 3-4 जगह से सोर्सेज से करते हैं, तो फिर वहाँ से। सो नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी आपने बताई सब्जेक्टिव है,
स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट्स जब हमने बना लिए तो उन्हें इंटीग्रेट कैसे करें जीएस के पेपर्स में। देखिए, ये इसमें इंटीग्रेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इंटीग्रेशन आपके माइंड में होना चाहिए। आपने मान लीजिए पॉलिटी पे या गवर्नेंस में कुछ इश्यू में आपने नोट्स बनाया, अब आप उसको 5-6 बार उधर रिवाइज करेंगे। फिर आपने एथिक्स में पर्टिकुलर वहाँ पे भी सिटीजन चार्टर और वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी है, तो आपने जो अगर पढ़ा हुआ है तो दिमाग में तो आपके है ही है। वहाँ पे मैंने कई बार ऐसे क्रॉस वो किया हुआ है कि यहाँ का कंटेंट दूसरे में डाला है क्योंकि वो रेलिवेंट है। अगर जो है मान लीजिए इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर टॉपिक आया है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल तो डाल ही सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली करना कैसे है वो आप चाहें तो देखिए, अब वही चीज़ है, आपके पास कितना टाइम है, आप कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। सारी चीज़ें एक जगह लाना चाह रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज एक सिंपल चीज़ें देखिए, जितनी सिंपल रखेंगे मेरे ख्याल से वो उतना ही ईजी होगा। आप उसी में अगर बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड करते जाएंगे कि इसका इससे भी इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे भी यूज है, ऐसा तो कोई मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रेलिवेंस है ही नहीं है कि यहाँ का रेलिवेंस, हम तो हर जगह सब कुछ का रेलिवेंस है, वो कनेक्शन हो ही जाता है। लेकिन वो कनेक्शन दिमाग में आपके बनना चाहिए। आप मतलब नंबर ऑफ़ रिविजन्स पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो एग्जैक्टली आपको लगता है जैसे फैक्ट्स हैं या फिर एक बढ़िया सा कोई डायग्राम है तो वो डायग्राम एग्ज़ाम में डाला जा सकता है। वो डायग्राम जो है आपका देखिए स्वच्छ भारत पे है तो वो स्वच्छ भारत का आपका जो है इधर एसडीजी में भी आ जाएगा, वो पेपर 2 में भी चला जाएगा, पेपर 3 में भी चला जाएगा, इनफैक्ट पेपर 4 में भी चला जाएगा। तो मतलब आप जो भी चीज़ें हैं आप उसको रखिए अपने पास। आप इंटीग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नंबर ऑफ इटरेशंस और नंबर ऑफ रिविजन्स पे ध्यान देंगे, वो दिमाग अपने आप इंटीग्रेट कर लेगा। वो ह्यूमन माइंड इज कैपेबल ऑफ दैट। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, पहले प्रीलिम्स की तैयारी इतनी हो जाए तब आंसर स्टार्ट करें आंसर राइटिंग, कि शुरू से ही कर लें? जी देखिए, पहले बात तो ये है कि आंसर राइटिंग आपका प्रीलिम्स का एक तो वही मैंने कि जो बुक्स बता रखी हैं वो स्टैंडर्ड, वो मोस्टली सब सारे लोग वही फॉलो करते हैं। तो वो बुक्स आपको एक कंटेंट बेसिक तो आपके पास होना ही चाहिए। जब वो कंटेंट आपका है उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। आप मतलब डे 1 से आंसर राइटिंग मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित होगी। आपका एक बेयर मिनिमम कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप कुछ उसमें मीनिंगफुल लिख पाएंगे। आंसर राइटिंग देखिए एक दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो आपको ब्यूटीफाई करते हैं आंसर प्रेजेंटेशन के माध्यम से, फ्लो चार्ट, डायग्राम और कोटेशंस, इन सब के। और दूसरा जो उसका जो क्रक्स होता है, जो सोल होता है, वो होता है कंटेंट। जब आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं होगा, और कंटेंट ना सिर्फ पढ़ा हो बल्कि उसको आपने आत्मसात, यू हैव ग्रास्प्ड इट टोटली, अनलेस यू डू दैट, आई डोंट थिंक कि वो आंसर में उतना अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा। कई बार ऐसा होगा, मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी हुई हैं लेकिन फिर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो फिर वही हम रद्दी वाला ही कंटेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस समय ये होता है 20 क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है, जो भी आ रहा है थ्रो करो। तो इतना ज़्यादा कंटेंट जो भी आपका है उसको लिमिटेड करके उसको कई बार रिवाइज करिए और क्रीम कंटेंट को ही दिमाग में रखिए, और उसके बाद फिर ब्यूटिफिकेशन करिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम, कोटेशन, इन सब के माध्यम से। क्योंकि आपकी एक जॉइंट फैमिली है, जैसे कि मैंने पढ़ा है, आपने नौकरी छोड़ी, आपने जॉब अपनी छोड़ी, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि फैमिली मैनेजमेंट आपका कैसे रहा है, टाइम उसमें आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फैमिली, जॉइंट फैमिली के साथ रह के, जॉब के साथ रह के प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या कहना है, क्या सजेशन है? जी देखिए, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता ही है, बिकॉज आई वॉज मैरिड। तो ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर का कोऑपरेशन है, क्योंकि मेरी वाइफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, और पेरेंट्स भी जैसे मेरे मतलब वो वट एवर आई वॉन्टेड टू देवर विथ मी। तो फैमिली का कोऑपरेशन काफ़ी मैटर करता है इसमें। फाइनेंशियली अगर आपको चैलेंजेस ज़्यादा नहीं है तो आप ये स्टेप ले सकते हैं। बहुत लोग मैं जानता हूँ जिनको कि फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत होगी। मुझे भी मतलब ऐसे बहुत ही डायर सिचुएशन नहीं थी, बट इट वाज ओके ओके टाइप, ठीक है कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए चल रहा है, हम लोग का हो गया। तो उसी हिसाब से अगर सारी चीज़ें आपकी मैनेजेबल हैं, थोड़ा सा कोऑपरेशन इसमें फैमिली फ्रेंड्स का वो सब होता है, अगर वो होगा तो मैनेज करना ईजी हो जाता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन की, फिर यूपीपीएससी की प्रिपरेशन की, रैंक भी आपकी डिफरेंट आई, बेटर आई लास्ट टाइम जो आपने रैंक होल्ड की थी। अप्रोच में क्या डिफरेंस आपने देखा कि जिसकी वजह से हुआ ऐसा? बेसिकली मैंने ये देख लिया था कि जैसे 2019 के एग्ज़ाम में मेरा जीएस का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन मैथ्स का पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो मैथ्स का अच्छा क्या है, आप ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है मैथ्स में बहुत मैटर करती है। जनरली एक परसेप्शन ये है कि मैथ्स ऑप्शनल, और स्पेसिफिकली अभी 2-3 साल से ये हो रहा है कि स्टेट पीसीएस में साइंस ऑप्शनल को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस हो रहा है। लेकिन मेरा मतलब व्यक्तिगत ये है, मैंने फील किया है कि यूपी पीसीएस की मैथ्स काफ़ी चैलेंजिंग होती है। यूपीएससी से सिलेबस पूरा मतलब 80-90% सिलेबस मैच करता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इसमें मतलब टफ होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब मैंने 19 में देखा कि वो एक बाउंसर टाइप के क्वेश्चंस
थ्रो करना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन यूपीपीसीएस के मैथ्स के पेपर में। तो मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इस बार कर ली थी, घर पे था, थोड़ा सा पिताजी की तबीयत ख़राब थी तो मैं इधर आ गया था। तो मैं कुछ और नहीं करता था, मैथ्स के टेस्ट पेपर लगाता था, तो उससे क्या है मेरी एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। और लास्ट में ऐसा हुआ कि 1 महीने में एक पर्टिकुलर टॉपिक था, वो काफ़ी रिवीजन मांगता है, टेंसर एनालिसिस। तो मैंने वो टॉपिक रिवाइज़ नहीं किया था लास्ट 1 मंथ में, लेकिन चूंकि पहले मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस उसकी की हुई थी एग्ज़ाम में, फिर मैंने धीरे धीरे लगाना शुरू किया, तो वो 40 मार्क्स का पूरा सेट फिर सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है वो 40 मार्क्स यूपीपीसीएस में बहुत मैटर करते हैं, तो मुझे लगता है उससे बहुत डिफरेंस पड़ा। तो एट द एंड ऑफ इट इफ़ आई थिंक बैक, तो मुझे लगता है वो प्रैक्टिस ही थी बहुत ज़्यादा मैथ्स में जिसने की डिफरेंस लाया। आपने जब जॉब क्विट की, बेसिकली कहा जाता है कि ये एग्ज़ाम साइकोलॉजिकल आर्डुअस कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें टेस्ट होती है साइकोलॉजिकली। आप वापस क्यों नहीं गए कॉर्पोरेट सेक्टर में? हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। मोटिवेशन तो देखिए, अब मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत ही मोटिवेटेड था और सारी चीज़ें पंक्ति एंड डोरी, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी राइट। हाँ, चैलेंजेस थे, बट ठीक है, अप्स एंड डाउन्स कम्स, तो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़, यू हैव टू थिंक इट थ्रू। मेरे लिए ये था कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जाना वॉज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट वही ये था, पर्पज़ ये था कि सेम वही जॉब प्रोफाइल मिलेगी, तो थोड़ा सा फिर आइदर गो दिस साइड और दैट साइड, नो राइट आंसर। I could have gone back to private sector, or I decided to appear for this. तो it's actually very subjective. मुझे ये लगा कि शायद ये कर लेते हैं, और luckily it worked out. प्लस ये भी एक माइंडसेट है कि IITs ही क्यों, IITians ही क्यों डोमिनेंट रहे हैं, इंग्लिश मीडियम ही क्यों डोमिनेट कर रहा है। अब स्टेट पीसीएस में भी ये देखा जा रहा है। क्या एक नॉन IITian या फिर एक एवरेज स्टूडेंट ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? देखिए, आईआईटी में जिनका सिलेक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं। मैं भी, मुझे लगता है कि मेरे 12th में मार्क्स 72% थे ओवरऑल, 10th में 70%, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आज के, मतलब आप देखिए 90% से कम बच्चों के आते नहीं हैं। तो इस मार्क्स के साथ फिर आईआईटी अगर मैंने क्लियर किया तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। मतलब उस समय आईआईटीज़ वगैरह तो ऐसा लगता था कि आईआईटी में सिलेक्शन कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, एक परसिवरेंस के साथ मैंने वो एग्ज़ाम किया क्लियर, क्योंकि वहाँ पे शायद अप्रोच ज़्यादा बेटर रही होगी। यहाँ पे यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ, शायद अप्रोच मेरी उतनी अच्छी नहीं रही होगी। तो और मैं इतने मतलब ज़्यादा कैंडिडेट्स को जानता हूँ जो कि मतलब नॉर्मल कॉलेज से है, विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉलेजेस। तो लेकिन ये आईआईटीज़ है नहीं है, मैं आईआईटी से हूँ, लेकिन ठीक है, उनकी जो है पहली बार में ही अच्छी रैंक आ जाती है आईएएस में। तो ये थोड़ा सा क्या है कि आईआईटीज़ के साथ थोड़ा सा ये है कि आपको एक स्टैंडर्ड सब कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो वो मेंटेन करना है, और उसके हिसाब से अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो देन देयर इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक, फिर वो सोशल प्रेशर वगैरह बनता है अननेसेसरी का। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम बहुत ही फेयर है, बहुत ही डेमोक्रेटिक एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी, सारे एग्ज़ाम्स बहुत ही डेमोक्रेटिक है, फेयर है, सभी के लिए स्कोप है। एवरीबडी इज़ जस्ट अ रोल नंबर एज लॉन्ग एज देयर इंटरव्यू कॉल इज़ नॉट देयर। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से क्या है, आप क्या लिख के आ रहे हैं, और वो गाइडेंस अब मुझे लग रहा है कि सभी को उपलब्ध है। हाँ, थोड़े चैलेंजेस अगर जो होते हैं, अब चूँकि डिजिटल मीडिया का वो है, सबको मतलब एक्सेस है, तो अब सारी चीज़ों से मतलब नॉलेज ले सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं, जो वीकनेसेस पहले मेरे ख्याल से जो 10 साल पहले थी कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शन को सिर्फ वो प्रिविलेज था, वो मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को है। और यही है, मतलब मेरा भी पर्पज़ यही था कि इंटरव्यू देने का, यही कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो वीकनेसेस हैं या जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं वो लोगों तक पहुँचे, और वो गलतियाँ जो मुझसे हुई हैं वो बाकी लोगों से ना हो। तो आई थिंक इस तरह के लूप होल्स को लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप वो गलतियाँ ना करें जो पहले लोगों ने कर दी हैं। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की, और आपको क्या लगता है कि आपका इंटरव्यू और बेटर जा सकता था, या आपने अपना बेस्ट किया, और किन चीज़ों की मदद की, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह अगर आपने लिए हों? देखिए, 2019 के स्टेट पीसीएस से मेरा मतलब ये था कि क्वेश्चन सविता मैम के बोर्ड में था मेरा, तो फैक्चुअल क्वेश्चन उस बोर्ड से थोड़ा ज़्यादा आए थे। तो फैक्चुअल एज आई सेड कि मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस बार मैं थोड़ा सा रेडी भी था कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन लकीली इस बार पूरा ओपिनियन बेस्ड और कंसेप्चुअल सारे क्वेश्चंस आ गए थे। तो आर एन त्रिपाठी सर के बोर्ड में था, तो उन्होंने क्वेश्चंस आपके जैसे पहले तो वो उनको पता चला कि मैथ्स ऑप्शनल से है, तो फिर मैथ्स से उन्होंने क्वेश्चन थोड़े से रैंडम से ऐसे क्वेश्चन है कि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। उन्होंने पूछा था कि 1729 के अलावा कोई अन्य रामानुजन नंबर बताइए। वो बहुत बड़ा सा नंबर होता है, वो तो समझ भी नहीं आया मुझे क्या था वो। और ऐसे ही उन्होंने पूछा कि a² + 2a एक है मैथमेटिकल फार्मूला, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन बताइए। तो इस तरह के बाउंसर क्वेश्चन आए थे।
फिर उसके बाद जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे जुडिशरी पे कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी पे जजेस ही जजेस को रिक्रूट कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्टी पावर में है वो विपक्ष को टारगेट करती है। ईडी इस समय क्या आपको लग रहा है कि वो बाकी लोगों को टारगेट कर रहा है, आपका क्या इस पर कहना है? तो इस टाइप के ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आए थे। प्रिपरेशन के लिए मैंने यही किया था कि जो भी आपका करंट अफेयर्स का है 1-2 महीने का, वो थोड़ा सा देख लेने का है। तो यूपी स्पेसिफिक जो है, यूपी की वेबसाइट पे जाकर के, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें थी, जो भी यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, जो भी पॉसिबल मतलब बन सकते थे छोटे यूपी के अराउंड, अपने बैकग्राउंड पे मैंने काफ़ी वर्क किया था क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से मेरा बीटेक किया, तो बायोटेक से क्या क्या पॉसिबल एप्लीकेशंस है उसके अराउंड मैंने वर्क किया था, अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। बाकी आई थिंक ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू था, तो आई थिंक मेरा ज़्यादा अच्छा हो गया। अगर फैक्चुअल होता तो फिर मैं पता नहीं, गॉड नोस। सर्विस सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहा है आपका? देखिए पहली बार तो मैंने डाले था ऑप्शंस, लेकिन इस बार मैंने डिप्टी कलेक्टर और फिर एआरटीओ और फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का डाला था। बट मैं चूँकि सहायक वन संरक्षक के पद पे पहले ही अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वेरी हाई चांसेस कि मैं डिप्टी कलेक्टर के अलावा और किसी पोस्ट पे जाता नहीं। मैंने डाल दिया था, बट आई वुडंट हैव गॉन। टेम्परामेंट कितना ज़रूरी है सर? क्योंकि टेम्परामेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिडरेशन में नहीं लेते जब भी वो सर्विस सिलेक्ट करते हैं। टेम्परामेंट अपना जानना कितना ज़रूरी है? आपका मतलब जैसे किस तरीके से, ये तो खैर सही है। देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक वो होती है कैपेबिलिटी। अब जैसे मुझे लगता है कि मेरा एनालिटिकल पोर्शन थोड़ा ठीक है, और जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट वो मुझे उतना सूट नहीं करते हैं। लेकिन फिर मैंने उसी हिसाब से अपने आप को एक वो किया कि हाँ ये सब्जेक्ट की या इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ही है, तो आपको वो एक टेम्परामेंट बनाना ही पड़ेगा। जो चीज़ रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आइदर यू कम आउट ऑफ द प्रोसेस और यू मोल्ड योरसेल्फ। तो ये एक परसिवरेंस और एक ये आपको माइंडसेट तो रखना ही पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बैकअप प्लान कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन एग्ज़ाम है, ये तो सब जानते हैं कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट जब परसिवरेंस होती है, आप भी जैसे वापस नहीं गए जॉब में, बैकअप प्लान होना कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में? देखिए सबसे पहले तो जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। आप अगर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप कम एज से स्टार्ट करिए। मैं आई वॉज लाइक प्रिटी लेट टू स्टार्ट, तो उसका एक बहुत ज़्यादा मुझे डिसएडवांटेज हुआ। तो आप जल्दी स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप स्टेट पीसीएस में आप जल्दी सेलेक्ट हो गए थे, देन यू कैन गो अप टू आईएएस, और काफ़ी अच्छे मतलब लंबे टाइम तक आप आईएएस रह सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि बैकअप में आपका क्या पहले बैकग्राउंड है वो समझने की ज़रूरत है। कोई टेक्निकल या ऐसे मैनेजरियल प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो वो आपको हेल्प कर देगा। लेकिन बहुत ही ऑनेस्टली बोलें तो अगर आपने पहले जॉब आपका गैप हो जाता है तो इट्स नॉट वेरी ईजी इवन टू गेट बैक टू कॉर्पोरेट सेक्टर। लेकिन हाँ ये है कि पहले आपका जॉब एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको हेल्प कर देगा। अगर नॉन प्रोफेशनल डिग्री है तो आप मतलब मेरे ख्याल से टीचिंग वगैरह कई इस तरह की हैं, लोग पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, नेट वगैरह, तो कई ऑप्शंस रहते हैं। वो आपको बैकअप में मतलब रख लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसके साथ लोग एग्ज़ाम देते हैं। स्टेट पीसीएस में इतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं। आप जो है एक मतलब सही अप्रोच के साथ वो कर सकते हैं। यूपीएससी में डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एक बैकअप आप रख सकते हैं। लेकिन आप जल्दी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको मतलब फिर ये होगा कि आप मान लीजिए किसी और एग्ज़ाम में आपका सेट नहीं हुआ तो फिर बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कम एज में आप सेलेक्ट होकर के आप मोर और लेस वहाँ पे आप रिटायर होते समय आपको अच्छी पोजीशन में आप हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्या एसेंस है किसी भी पर्सन का ये एग्ज़ाम क्रैक करने में? कुछ आप अपनी तरफ से पॉइंट्स बताना चाहें कि आप ये फॉलो कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा? मुझे तो ये लगता है कि डेफिनेट वर्ड तो इस एग्ज़ाम में कहीं है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आप अपने पॉसिबिलिटी को, अपनी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और उसके लिए दो चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो परसिवरेंस, कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आप उसके लिए रेडी रहिए। दूसरी, सही डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हाँ सही दिशा में, अब जैसे मान लीजिए मेरी वीकनेस कुछ थी, मैं उसको सही समय पे नहीं दूर कर पाया तो फिर वो चैलेंजेस बनी रही अंत तक। लास्ट में फिर मैंने उसको रेक्टिफाई किया तो फिर रिजल्ट। तो आपको जो है सही डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। आपको सोर्सेज लिमिटेड रखनी चाहिए। जो भी चीज़ें पूछी गई हैं एग्ज़ाम में उसके अराउंड आपकी पहले वो सिलेबस आपको पूरा करना है जो पूछा गया है ज़्यादा, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें फिर आप उसको कवर करने की कोशिश करिए। तो एक राइट डायरेक्शन में और हार्डवर्क आप करेंगे तो ये बहुत ही कोर है मेरे ख्याल से प्रिपरेशन का। Thank you so much, sir. It was a great pleasure talking to you. Thank you. For more such
interviews, stay tuned to Drishti IAS.